The U.S. President Donald Trump has met Syria's new president, Ahmed al-Shara. I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. Kelly's telling me from Boeing it's the largest order of jets in the history of Boeing. That's pretty good, including the 40, so it's over $200 billion. My administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. That he's gone through periods of having no light in his cell. He's been in there for nearly 2 years, and there have been periods of, no access to the outside world. अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा नियर वाशिंगटन। यहाँ अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में तो अभी दोपहर का वक्त है, लेकिन हिंदुस्तान, पाकिस्तान में, मशरक़ वस्ता में और नॉर्थ अफ्रीका में अब आधी रात से आगे का वक्त है। यानी कि 14 मई 2025 का दिन ख़त्म हो चुका है और हम एक नई सुबह की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं 24 घंटे के बाद इस यूट्यूब चैनल पे लौट रहा हूँ। इन 24 घंटों में बहुत सी इंटरेस्टिंग और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो पाकिस्तान में भी हुई हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के हवाले से भी हुई हैं, और अमेरिका की जो मशरक़ वस्ता की एक डिप्लोमेसी है डोनाल्ड ट्रंप की, जहां पर वो इस वक्त एक डिप्लोमेट की हैसियत से, एक पीस मेकर की हैसियत से और एक बिजनेसमैन की हैसियत से सफ़र कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। अंग्रेज़ी में मुहावरा है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मैं आगाज़ पाकिस्तान से करूँगा, हिंदुस्तान का जिक्र करूँगा, लेकिन मैं इतना बहुत वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप की जो डिप्लोमेसी है इस वक्त मशरक़ वस्ता में, जिसके नतीजे में वो सऊदी अरब में थे, उसके बाद वो कतर पहुँचे, उसके बाद वो मुत्तहिदा अरब इमारात में होंगे, ये इस पूरे खित्ते के हवाले से, अमेरिका और इसराइल के हवाले से बड़ी अहम किस्म की डिप्लोमेसी है, और इससे हमें डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को देखने का भी हमें मौका मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले इन तमाम चीज़ों की तरफ चलने से पहले मैं सबसे पहले जो है आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने पिछले वीलॉग के अंदर और ट्विटर पे आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं एक व्हाट्सएप का चैनल बना रहा हूँ, आपसे एक रब्ता अपना बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, और इस ख़तरे में भी कि ये चैनल जो हैं पाकिस्तान में बंद हो सकते हैं। मुझे आप शुक्रिया इसलिए अदा करना है कि एक दिन सवा दिन के अंदर 8000 से ज़्यादा लोग जो हैं इस व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन कर चुके हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन, इसका लिंक मैं एक बार फिर आपको पिन ट्वीट में भी दूंगा, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा ज्वाइन करें। आज से तकरीबन 1 साल से भी बहुत पहले से मुझे लोग कह रहे थे कि आप एक व्हाट्सएप का चैनल कायम करें, इससे आपका कम्युनिकेशन और रब्ता जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। मुझे याद पड़ता है कि मैं शिकागो में था 1 साल से बहुत पहले, मेरा ख्याल 1.25 साल 1.5 साल हो गया होगा, जब जिब्रान इलियास साहब, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को हेड करते हैं, उसे कोऑर्डिनेट करते हैं, और ख़ुद भी उनका ताल्लुक़ मेरा ख्याल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही है, उनसे पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा मेरी वहाँ पे मुलाकात हुई। और जिब्रान इलियास जो है, जिनके हवाले से हमारे बहुत से इन्होंने कार्टून भी बनाए हुए हैं, बहुत सी वीडियो बनाई हुई, लेकिन मेरी एक दफ़ा उनसे मुलाकात हुई, आखिरी दफ़ा मुलाकात हुई, तो जिब्रान इलियास ने मुझे यह मशवरा दिया था कि आप एक व्हाट्सएप का चैनल भी डॉट बनाएं, इससे आपके चैनल की रीच में इजाफा होगा। वो दिन गए, ऐसा मैं थका रहा कि मैं वो ना बना सका, और जब मैंने बनाया है तो मुझे पता चला है कि इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। फॉर इंस्टेंस, आप में से जिन लोगों को मेरा मैसेज मिला होगा कि कैसे पिछले वीलॉग के अंदर मैंने जो गलतियां की, अब मुझे आपके कमेंट्स से सीखने का मौका मिलता है। 2 गलतियां जो थी उनकी मैंने आपको एक मैसेज भेजा है सबको, जिसमें मैंने उन गलतियों को मैंने डिस्कस भी किया है। और एक गलती तो बड़ी सिंपल सी थी कि मैंने ये कह दिया था कि पाकिस्तान बहुत जल्दी कोशिश कर रहा है कि चीन से उसके जदीद साख्त के J-20 जो जेट लड़ाका तैयारे हैं वो पाकिस्तान हासिल करे। और आप लोगों के कमेंट्स से मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत कहा है। पाकिस्तान को J-20 नहीं मिल रहे, जो चीन के इंतहाई उनके अपने सबसे एडवांस आप कह लें कि वेपन सिस्टम है या उनका प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान को J-35 मिलेंगे, जो अमेरिका के F-35 के मुकाबले में चीन ने डेवलप किया है। तो इस तरह की बहुत सी और भी जो मिस्टेक्स होती हैं जिसमें आपके कमेंट्स होते हैं, आपको पता है कि मैं 1000 से ज़्यादा आपके कमेंट्स जो हैं उसका जवाब देने की भी कोशिश करता हूं, उनको लाइक भी करता हूं ताकि आपको पता चले कि मैंने आपका कमेंट पढ़ा है। लेकिन अब ये जो व्हाट्सएप है, ये मेरे हाथ में एक प्लेटफॉर्म आ गया है जिसके ज़रिए मैं आपकी मुख्तलिफ जो निशानदेहियाँ हैं, ये गलतियाँ हैं, और मेरी जो गलतियाँ हैं उसका मैं जवाब जो है वो आपको दे सकता हूँ, अपने आप को क्लैरिफाई भी मैं कर सकता हूँ। अब चलते हैं इमरान खान की तरफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, शरीफ जरदारी आसिम रजीम की तरफ, जहां बहुत सी हमारे सामने डेवलपमेंट्स हैं।
चूँकि ये डेवलपमेंट हो चुकी थी, मेरा ख्याल जब मैंने पिछला वीलॉग किया नहीं उसके बाद हुई है, क्योंकि मुझे तो 24 घंटे हो गए हैं, जब इमरान खान की जो तीनों बहनें हैं पहली दफ़ा तीनों को इमरान खान से मिलने का मौका मिला, यानी अलीमा को, नौरीन को और उज़्मा खान को। और अलीमा खान ने उसके बाद एक प्रेस टॉक की जिसकी तकरीबन 10 या 11 मिनट की एक वीडियो जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है। अच्छा, अब ये जो मुलाकात है इसमें इसके बाद इसके हवाले से इमरान खान के अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर 2 ट्वीट्स जो हैं वो रखे गए, अंग्रेज़ी में भी उर्दू में भी 4 ट्वीट्स बन जाते हैं। और एक का ताल्लुक इमरान खान के उन कमेंट से है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट और नरेंद्र मोदी के हवाले से इमरान खान ने एक अपना मैसेज जो है वो कौम को भेजा है। और दूसरा का ताल्लुक जो है वो 26वीं आईनी तरमीम से है, जहां उन्होंने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से अपना कमेंट जो है वो इमरान खान ने किया। दोनों का मैं एक जायज़ा लेना चाहता हूँ। जो इमरान खान का हिंदुस्तान पाकिस्तान के हवाले से कमेंट है उसमें बुनियादी तौर पे उन्होंने कौम को मुबारकबाद दी है कि कौम ने जो जवाब होता है वो फौरी तौर पे होता है और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो डरे नहीं। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो हिंदुस्तान का और नरेंद्र मोदी के हमले का उन्होंने जवाब दिया है। और यही चीज़ अलीमा खान ने कहा भी कि पाकिस्तान के लोग जो हैं कभी भी उनमें खौफ का एलिमेंट जो है वो नहीं था। बहरहाल मैं सिर्फ इसको डिस्क्राइब नहीं करना चाहता, मैं इसके ऊपर एक एनालिटिकल कमेंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर मैं इमरान खान का एडवाइज़र हूँ, जो मैं कभी भी नहीं था, या मुझे कभी उनको एडवाइस करने का मौका मिले, तो मैं उनको एडवाइस करूँगा कि उनको अपने मैसेजेस में नरेंद्र मोदी को इतना ज़्यादा टारगेट नाम लेकर नहीं करना चाहिए जितना इसमें किया गया है। मैसेज में हर दफ़ा हर मैसेज में होता है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरा ये पैगाम इमरान खान तक पहुँच सके। इमरान खान ने पुलवामा और आर्टिकल 370 जब विड्रॉ हुआ हिंदुस्तान में, उसे एब्रोगेट किया गया, तो भी इमरान खान ने यही किया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी एक बड़ी ख़ास किस्म की वजह है। देखिए, मैं एक कमेंटेटर हूँ, मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, मैं एक सहाफ़ी हूँ। मेरे पास नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ बोलने के लिए या आरएसएस को कंडेम करने के लिए नाम लेकर मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस है। एक स्टेट्समैन के पास, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के पास ये स्पेस नहीं होती। आपने देखा है कि नरेंद्र मोदी ने कभी भी इमरान खान का नाम लेकर कोई बात उन्होंने नहीं की, ना ही नरेंद्र मोदी जनरल आसिम मुनीर का नाम लेते हैं। ये काम उनकी सेकेंड टियर लीडरशिप कर सकती है, अगर करना चाहे, या उनके अखबारात कर सकते हैं, उनके एनालिस्ट कर लेते हैं। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता चंद दिनों में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नाम लेके बेतहाशा आर्टिकल, कॉलम, एनालिसिस जो है छपा है, लेकिन उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, उनके ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी ने कभी भी जनरल आसिम मुनीर का नाम उन्होंने लेकर कोई बात नहीं किया। ये डिप्लोमेसी का और स्टेट्समैनशिप के तकाजे होते हैं। अगर मैं इमरान खान का एडवाइज़र हूँ तो मैं इमरान खान को ही एडवाइस करूँगा कि उनका मैसेज इस तरह से होना चाहिए था कि हिंदुस्तान ने जिस किस्म का पाकिस्तान पे हमला किया है, मैं इसमें से नरेंद्र मोदी निकाल रहा हूँ क्योंकि इमरान खान के मैसेज में 5 दफ़ा नरेंद्र मोदी का जिक्र है और अलीमा बीबी ने भी बार बार नरेंद्र मोदी का नाम लेके बात की है। कल को हो सकता है दुनिया के हालात बदल जाएं पाकिस्तान के, कल को हो सकता है कि इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हों, इमरान खान को दोबारा नरेंद्र मोदी के साथ, बीजेपी की हुकूमत के साथ नेगोशिएट करना पड़े इन दी वाइडर इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इन दी वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो अगर इमरान खान ने इस तरह से नरेंद्र मोदी को डिफ़ाइन किया है, ये डिस्क्राइब किया है, जिस तरह से मुसलसल करते चले जा रहे हैं, तो ये फिर वो अपने स्टेट्समैनशिप के रोल पे पूरा नहीं उतर रहे। ये रोल जो है एक सेकेंडरी लेवल का रोल है, ये एक एनालिस्ट का रोल है, ये स्टेट्समैन का रोल नहीं। मैं उनको एडवाइस करूँगा कि वो इस तरह से इसको कहें कि हिंदुस्तान से मसलसल 2014 के बाद जब से बीजेपी की हुकूमत आई, वहाँ पर एक सियासत में तब्दीली आ गई है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बतदरीज ख़राब हुए। नवाज शरीफ हमारी हुकूमत आने से पहले भी ख़राब हुए, हमने भी बड़ी कोशिश की उनको इम्प्रूव करने की, लेकिन बदकिस्मती से ऐसी डेवलपमेंट्स हुई कि हम उन ताल्लुकात को इम्प्रूव नहीं कर सके। और ये जिस किस्म के अब हमला हुआ है, इसके बाद भी बहुत से ख़तरात हैं। पाकिस्तानी कौम को तैयार रहना चाहिए और साथ ही साथ हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हिंदुस्तान के साथ बेहतर रवाबित रख सकें, बिकॉज़ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो जंग व जदल में नहीं है। इन दोनों मुल्कों के दरमियान में, अवाम के दरमियान में बेहतर रवाबित होने चाहिए, यहाँ पे अमन होना चाहिए। मैं बिल्कुल टॉप ऑफ माई माइंड बात कर रहा हूँ। इस वक्त मैं एक एडवाइजरी कैपेसिटी में नहीं हूँ कि इसको बैठ के मैं पेन डाउन करूँ। मैं बहुत जल्दी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हवाले से इंग्लिश में कॉलम एंड आर्टिकल्स लिखना शुरू करूँगा, जिसको मैं एक सेलेक्ट ऑडियंस के साथ जो है मैं शेयर करूँगा। मैं एक क्लब क्रिएट कर रहा हूँ उस हवाले से, जहाँ लोग उस राइटिंग को समझ सकेंगे। लेकिन मुझे इमरान खान के इस पैगाम में बहुत सी कमज़ोरियाँ जो हैं महसूस हुई। उनका जो दूसरा पैगाम है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से, वो बहुत मुनासिब है।
वो एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं और वहाँ पे उनकी लैंग्वेज भी उतनी सख्त नहीं है जितनी सख्त लैंग्वेज जो है उनकी नरेंद्र मोदी के लिए। और ये ठीक है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का ये तकाजा है, लेकिन अगर आप साउथ एशियन स्टेट्समैन हैं तो फिर आपको इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये भी जहन में रखने की ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है ये इमरान खान ने तहरीर नहीं किया, ना इमरान खान ने आके हमें सुनाया है। ये इमरान खान सेकंड टीयर थर्ड टीयर हम तक बात पहुंचती है और इसमें हो सकता है कि इसको लिखने लिखाने वालों की भी बहुत ज़्यादा कोताहियाँ और गलतियाँ हैं, और मैं चाहूँगा कि वो भी इस पर ज़रा नज़रसानी करें। ये स्टेटमेंटशिप की लैंग्वेज जो है ये नहीं बनती। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर इमरान खान का मैसेज ये है कि उन्हें बड़ा अफसोस है कि किस तरह से सरकारी मुलाजम जो एक सरकारी डिसिप्लिन और हुकूमत के डिसिप्लिन में, यानी फ़ौजी अफसर काम करते हैं, वहाँ उन्होंने कर्नल नहीं कहा, मेजर नहीं कहा, सरकारी मुलाजम उन्होंने कहा है, वो किस तरह से सिविलियंस के ट्रायल कर सकते हैं। उन्होंने कहा किसी जमहूरी माशरे में इस तरह से नहीं हो सकता। मैं इसके ऊपर अपना थोड़ा सा एनालिसिस देना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ, आप सब देख रहे हैं, मैंने भी बहुत इसको डिस्कस भी किया है और मैंने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब और बयान करने की कोशिश की है जिस हद तक मुमकिन था कि गुज़श्ता चंद दिनों में, ख़ास करके जो 4 दिन की जंग हुई है, इसमें एक वाइडर परसेप्शन है अक्रॉस द वर्ल्ड दैट पाकिस्तानी मिलिट्री गॉट द अपर हैंड एंड दे हैंडल्ड इट मच बेटर, ना सिर्फ अस्करी एतबार से, इन टर्म्स ऑफ द पब्लिक रिलेशंस, इन टर्म्स ऑफ शोइंग द इनिशियल रेस्ट्रेंट। तो इस तमाम चीज़ों के नतीजे में ये जो 4 दिन की हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जंग है, इसके नतीजे में पाकिस्तान की मिलिट्री की गुडविल में, उनकी स्ट्रेटिजिक पॉलिटिकल स्पेस में इजाफा हुआ है। इस स्पेस का इस्तेमाल करते हुए अगर पाकिस्तानी मिलिट्री हुकाम समझ सकें तो वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेक को बेहतर तौर पर रीअरेंज कर सकते हैं। इससे उनकी गुडविल में मज़ीद इजाफा होगा। फॉर इंस्टेंस ये कि ठीक है, आपने 9 मई की मुनासबत से सुप्रीम कोर्ट को हुक्म दे रखा था और आपने जो ट्रायल था, जिसको पहले सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच कह चुका था कि सिविलियंस के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकते, उसे पाकिस्तानी मिलिट्री ने अपने लिए एक फ़ैसला हासिल कर लिया कि जनाब हम तो ट्रायल कर सकते हैं। अब आपने जब हासिल कर लिया, आपकी सबकत हो गई है, तो अब आप नरमी दिखाएं। नरमी दिखाने का तरीका ये है कि कोई लीगल मैकेनिज़्म ऐसा निकालें कि जितने तमाम लोगों को सज़ा दी है उसका कोई ऐसा रिव्यू करके उनकी सज़ाएं जितनी वो काट चुके हैं, 2 साल कुछ महीने हो गए हैं जब से उनको पकड़ा हुआ है, उनको माफ़ कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे और कर सकेंगे, यकीन मानिए कि आपकी गुडविल में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा। आपको गुडविल चाहिए ना, आपको और क्या चाहिए? ये कोई इसे कहते हैं, मैं अभी और भी ट्रंप के हवाले से, जिस तरह से ट्रंप ने सीरिया के प्रेसिडेंट को जाके हाथ मिलाया है जनाब अहमद अल शरा से, उसको देखें कि वहाँ पे क्या हो रहा है कि अलकायदा के दहशतगर्द के साथ जाके अमेरिका के सदर ने हाथ मिला लिया है। तो जाहिर है कि चीज़ें पॉलिटिक्स में ऐसे ही चलती हैं। मेरा कम से कम ये ख्याल है कि आपको करना चाहिए। खुद मैं ये समझता हूँ कि मोहतरमा अलीमा खान साहिबा को बाकी बहनों के साथ जब इमरान खान से मुलाकात करने का आपने मौका दिया, तो दर हकीकत ये आपका कॉन्फिडेंस शो करता है कि आप पहले से ज़्यादा खुद एहतमाद हैं। आप समझते हैं हमें कोई ख़तरा नहीं है, इस वक्त आपने अलीमा को मिलने दिया। तो अब इस खुद एहतमादी का मज़ीद मुजाहरा करें। एक और मुजाहरा ये करें कि ऐसा ना करें कि ट्विटर को कहीं दोबारा आप पाकिस्तान में बंद कर दें। इससे आपको बड़ा फ़ायदा हुआ है इस 4 दिन की जंग में। और ये पूरी जो टेंशन थी हिंदुस्तान के साथ, आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग वॉरियर्स हैं जिनको आपने बंद करके रखा हुआ था, जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर हैं, अमेरिका में हैं, बरतानिया में हैं, फैले हुए हैं, पाकिस्तान में भी हैं, उन्होंने आपकी जो आपका जो नैरेटिव था उसको सीधा करने में और दुनिया को एंगेज करने में बड़ा रोल प्ले किया। इसका आपको बड़ा एनालिसिस करना चाहिए, शुक्रगुजार भी होना चाहिए। शुक्रगुजार तो खैर कभी अब हुए ही नहीं पाकिस्तानी सिविलियंस के, लेकिन आपको होना चाहिए। अब इसमें मज़ीद एक मैं बड़ी स्ट्रेटिजिक एडवाइस देना चाहता हूँ पाकिस्तान के ताकतवर लोगों को। बजाय इसके कि आप ट्विटर में इसको बंद करने की कोशिश करें, आप अपनी ट्विटर के ऊपर जो आपने 1000-1500 इंतहाई निकम्मे किस्म के लोग पाले हुए हैं, उर्दू में जो कमेंट लिखते हैं, इन सबको फारिग कर दें। ये यकीन मानिए इंटेलेक्चुअली कारेंद होने से ज़्यादा बेहतर काम के नहीं है। ये कि सड़क पे एक बाल्टी लेके ना, मग्गा लेके कारेंद होएं और टाकी से, तो वो यही काम कर सकते हैं जिनको आपने पता नहीं 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी दे के लगाया। मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखी है, इसकी रिप्लेसमेंट क्या होगी? आप सोचेंगे भी अगर बंद कर देंगे तो क्या करेंगे? ये सारे जो गालियाँ निकालते हैं हमारे बिहाफ पे, फिर हमें कौन बंदा मिलेगा सबको गालियाँ निकालने के लिए? मोईद पीरज़ादा को गालियाँ निकालने के लिए, शहबाज गिल को गालियाँ निकालने के लिए, इमरान रियाज को बुरा भला कहने के लिए, तो हमें कौन मिलेगा? इन गुज़श्ता चंद दिनों में जब से पोस्ट पहलगाम क्राइसिस शुरू हुआ और ये 4 दिन की जंग हुई, मैंने देखा कि कई दर्जन ऐसे अंग्रेज़ी लिखने वाले वॉरियर्स जो हैं आपके बिहाफ पे अपीयर हुए, जिन्होंने नाम तो अपना रखा हुआ है जॉन एंड स्मिथ एंड पीटर, लेकिन जब आप उनकी तहरीर पढ़ते हैं तो ना उनकी अंग्रेज़ी अमेरिकन है, ब्रिटिश है, खालिस्तान उनकी साउथ एशियन इंग्लिश है, लेकिन अच्छी इंग्लिश लिखते हैं, इंटेलिजेंट हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी को गालियाँ नहीं निकाली, उन्होंने हिंदुस्तान को गालियाँ नहीं निकाली, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा
उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास बहुत बेहतर इंटीग्रेटेड एयर कमांड डिफेंस सिस्टम है, हमारी एयरफोर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, हमने सिस्टम बहुत ज़्यादा बेहतर लिए हुए, हमारे सिस्टम इंटीग्रेटेड हैं, हमने पूरी दुनिया से मुख्तलिफ़ किस्म का असला और टोटे मोटे इकट्ठे नहीं किए हुए, हमारे पास एक इंटीग्रेटेड कमांड कॉन्सेप्ट है। ये जंग से पहले ये एनालिसिस लिख रहे थे, अभी 4 दिन की 7 मई की जंग शुरू नहीं हुई थी। वहाँ से मुझे ये समझ आई कि आपके पास ज़रा महंगे किस्म के साइबर वॉरियर भी हैं, आप हमें क्यों सौतेला ट्रीट करते हैं? हमारे डायलॉग को हैंडल करने के लिए और हमारी क्रिटिसिज्म का जवाब देने के लिए भी आप ये अपने सोफिस्टिकेटेड, शुस्ता, पढ़े लिखे साइबर वॉरियर्स को इन्वोक करें, और वो जो आपने टाकी वाले सारे रखे हुए हैं कारेंद होने वाले, उनको फारग कर दें, वो इस काबिल नहीं है। और ये आपको जब डायलॉग करेंगे, ये जब ये अपना एक सोफिस्टिकेटेड आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे ट्विटर के ऊपर, तो आप देखेंगे कि दूसरी तरफ से आपके जो क्रिटिक हैं वो भी बेहतर आपको जो है रिकमेंडेशंस देंगे, या एक आपकी पूरी जो पॉलिटिकल डायलॉग की क्लाइमेट इंप्रूव हो जाएगी, उसके दरमियान से बहुत सी बेहतर चीज़ें निकलेंगी। ये मेरा कम अज़ कम ये ख्याल और एडवाइस है। अब जो दूसरी एक डेवलपमेंट है इमरान खान के हवाले से गुज़िश्ता 24 घंटों में, कि इमरान खान के जो साहिबजादे हैं कासिम और सुलेमान, उनका मैरियो नौफल जो एक अमेरिकन पॉडकास्टर हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया जिसमें दोनों बेटों ने कहा कि 2 साल तकरीबन होने लगे हमारे बाप को कैद में, और हमें उनके हवाले से बहुत ज़्यादा तशवीश है, उनसे बात करने का भी हमें मौका नहीं मिलता। इमरान खान के साहिबजादों ने तो जो कुछ कहा वो बड़े रिस्ट्रेंट रहते हैं, वैसे बड़े शर्मीले हैं, इस लिहाज से बहुत कम उन्होंने मीडिया के ऊपर आके इमरान खान के हवाले से बात की है। लेकिन उसके ऊपर जो नैरेटिव बिल्डअप हुआ है उसकी बहुत सी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। जमाइमा ने जब ट्वीट किया कि मेरे बेटों का ये इंटरव्यू है, इसको ट्वीट करें, उसके बाद क्रिस्टियान अमानपोर जो ग्लोबल सेलिब्रिटी हैं, CNN की एंकर पर्सन हैं, उन्होंने जमाइमा के ट्वीट को रीट्वीट किया। उसके बाद मैंने देखा कि ज़ल्मे खलीलज़ाद ने उसको किया, और भी बहुत से लोग दुनिया भर में जो इंपॉर्टेंट ओपिनियन मेकर्स हैं उन्होंने आवाज़ उठाई। और बुनियादी तौर पर मैं देख रहा हूँ कि ये तमाम लोग महसूस करते हैं कि अब इमरान खान की रिहाई की एक पॉलिटिकल स्पेस जो है पोस्ट 4 डेज़ वॉर एग्जिस्ट करती है, और इस स्पेस के अंदर जैसे कि एक क्रिकेटर जो है वो एक स्पेस के अंदर शॉट मारता है, इस स्पेस के अंदर इन लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रेज़ किया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट मैंने यूट्यूब में देखा, आप में से किसी का जिसने नाम सूडोनेम उन्होंने इस्तेमाल किया, उनका असल नाम नहीं है, लेकिन मैं स्क्रीन के ऊपर उनका कमेंट आपको दिखा सकता हूँ, जिसमें उन्होंने मुझसे ये कहा कि कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तानी अमेरिकन्स को, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, कि पाकिस्तानी अमेरिकन्स जो हैं वो अमेरिकन कांग्रेस के साथ भी कासिम और सुलेमान जो इमरान खान के बेटे हैं उनको कनेक्ट करें। मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी एडवाइस है, लेकिन इससे पहले कि अमेरिकन कांग्रेस के साथ ये कनेक्ट हों, दोनों बेटे मुझे लगता है कि खासी रेस्ट्रेंड हैं, ये माँ ने उनको समझा के रखा हुआ है कि ज़्यादा आपने पब्लिक प्रोफाइल नहीं लेनी। सबसे पहले तो इनको ब्रिटिश पार्लियामेंट को, चूँकि यूरोप में है, बरतानिया में है, इमरान खान के दोनों बेटों को ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन से मुलाकातें करनी चाहिए, उनकी कमेटी से मुलाकातें करनी चाहिए, इनको यूरोपियन पार्लियामेंट तक पहुँचना चाहिए, यूरोपियन मेंबर जो हैं पार्लियामेंट के उन तक पहुँचना चाहिए, बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं यूरोप में, और फिर इनको अमेरिका का भी सफ़र करना चाहिए, और इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। अब इस पर आए कि इमरान खान के से जो मुलाकात हुई अलीमा बीबी की, उनकी हमशीरा की, उससे खासे नताइज निकले। एक तो जुनैद अकबर खान को रिज़ाइन करना पड़ गया, बिकॉज इमरान खान ने उस मुलाकात में, जैसे कि अलीमा ने बताया भी और उसके बाद वो ट्विटर पर भी था, कि जुनैद अकबर की अब तक की जो परफॉर्मेंस है जनवरी से लेकर अब तक की, उस पर उन्होंने खासे डिससेटिस्फेक्शन का, अदम एहतमाद का उन्होंने इजहार किया। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जुनैद अकबर को छोड़ देना चाहिए अपनी पोजीशन को, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर दोनों पोजीशन उनसे एज लीडर ऑफ द पार्टी इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक प्रोविंशियल वो हेड हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो और पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन की दोनों पोजीशंस जो हैं जो PTI की अपनी है वो हैंडल उनसे नहीं हो रही हैं, तो उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। विद इन आवर्स जुनैद अकबर ने रिज़ाइन भी किया। उन्होंने कहा कि मैं हर पोजीशन से रिज़ाइन करने को तैयार हूँ अगर इमरान खान कहेंगे। अब उन्होंने यह है कि उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च करने का दोबारा से कहा है। बहुत से लोग वैसे ये भी सोचते हैं कि जुनैद अकबर को 4 महीने के बाद क्यों ख्याल आया कि मैं मूवमेंट लॉन्च करूंगा। जुनैद अकबर अपनी एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं कि पार्टी के सब लोग जो हैं वो बिके हुए हैं। मैंने उनके कुछ हवाले से कमेंट देखे हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ है, उन्होंने शायद लफ्ज़ इस्तेमाल किया। लेकिन मेरी एक बड़ी PTI को सिंसियर मेरी एक स्ट्रेटिजिक एडवाइस है, जिसको उनको मेरा ख्याल खुद भी उनको एहसास है, बिकॉज मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज़ है या नहीं कॉम्प्रोमाइज़ है, इंटेलिजेंट लोग हैं जितने भी हैं। पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स और उसकी डायनामिक्स जो हैं, ये इस 4 दिन की जंग और उसके पीछे जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की टेंशन्स हैं, और इस जंग में जिस तरह से कॉम्पिटेंट तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री ने अपने आप को परफॉर्म किया खिलाफ तवक्को। लोग एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि वो इतना बेहतर परफॉर्म करेंगे और हिंदुस्तान को अच्छा खासा मुसीबत ही पड़ जाएगी, और उनको पड़ भी गई है हिंदुस्तान को मुसीबत, जिसका मैं मज़ीद जिक्र करता हूँ। इसके नतीजे में पाकिस्तान के जनरल साहिबान की GHQ की जो पॉलिटिकल गुडविल और उनकी जो स्पेस है उसमें इजाफा हो गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर जो मूव होगी इसको टेक इन टू कंसिडरेशन करना होगा, और इसके हवाले से ही वो जो हैं
इसको लेकर आगे चल सकते हैं। पहली दफ़ा मुझे ये एहसास हुआ है कि चिड़ियाँ भी कितनी बड़ी न्यूसेंस हो सकती हैं। मैंने कोई वीडियो रोक के 10-12 मिनट लगाए हैं चिड़ियों को दौड़ाने के लिए, अब देखें वापस आती हैं कि नहीं आती। बहरहाल इसी पॉलिटिकल स्पेस के हवाले से जो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्पेस श्रिंक हुई है, ये तो नज़र आता है, इसको डिनाई करना मुमकिन नहीं है इस पूरी जंग के नतीजे में। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहीं मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 10 मई वाले और 28 मई वाले हैं। यानी 10 मई पाकिस्तान एयरफोर्स का जवाबी हमला हिंदुस्तान के अंदर और फिर जंगबंदी होना, सीज़ फायर होना अमेरिका की इंटरवेंशन से, और 28 मई से उनका इशारा है कि हम तो पाकिस्तान को जौहरी ताकत बनाने वाले हैं। और इसमें उन्होंने अपने वालिद साहब को भी और अपने चचा जो है उनको भी बड़ी उन्होंने मुबारकबाद दी। हकीकत यह है कि उनके वालिद साहब इस पूरे टाइम पीरियड में खामोश रहे। मरियम नवाज़ साहब भी कोई ज़्यादा नहीं बोली, प्राइम मिनिस्टर को तो बोलना ही पड़ता था, शहबाज शरीफ को। और जब ये जंगबंदी वगैरह हो गई तो उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब ने सुख का चैन लिया और फिर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी। लेकिन अनलाइक इमरान खान जो जेल से भी बैठे हुए नरेंद्र मोदी के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसकी मैं सरतनश कर रहा हूँ कि उनको एज स्टेट्समैन की हैसियत से इस तरह से उनको स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। नवाज़ शरीफ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इस हवाले से खामोश हैं। अच्छा, अब इसमें देखिए कि इन्हीं 24 घंटों में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तशरीफ़ लेके जाते हैं सियालकोट के करीब पसोर कैंट में। उनके साथ प्राइम मिनिस्टर के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके अपने समधी हैं, ख़ानदान के डार साहब भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी उनके साथ हैं। ये चिड़ियाँ फिर वापस आ गई हैं। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। तो बहरहाल वहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि 1971 का हमने बदला ले लिया है। टू दी एक्सटेंट प्रोफेशनली स्पीकिंग कि पाकिस्तान की फ़ौज के सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ है, बट प्रिंसिपली ये उस तरह से जंग नहीं थी। प्रिंसिपली इन अ हाई टेक वॉर बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स एंड बिकॉज ऑफ द चाइनीज़ हेल्प। जैसे कि हम सुन रहे हैं कि चाइनीज़ ने सैटेलाइट डाटा शेयर किया, मुकम्मल उनका ताउन था, और पाकिस्तान एयरफोर्स को बिल्कुल J-10 से ही PL-15 जो है दिए गए। तो उस हद तक तो ये सही है कि कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ, लेकिन ये कहना कि हमने 1971 की जंग का बदला ले लिया है या तलाफ़ी कर दी है, ये बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म की स्टेटमेंट है, एग्जैजरेशन है। अब गुज़िश्ता अगर आप 7 मई के बाद से जो 7-8 दिन गुजरे हैं, उसमें पाकिस्तान में जो माहौल है सियासी तौर पे, मसलसल सेल्फ कंग्रेचुलेशन की जा रही है, जिसको सेल्फ फ्लैजिलेशन भी कहते हैं। और हम अपने आप को मसलसल रफ़ाल के 3 तैयारे गिराने या 5 भारतीय तैयारे गिराने के ऊपर मसलसल मुबारकबाद दे रहे हैं। और सूरत हाल हमारी वो हो चुकी है कि जिस तरह से 1965 की जंग के अगले 40 साल तक हमने डिफेंस डे 6 सितंबर को मनाया, इवन 16 दिसंबर 1971 के बाद भी हमने 16 दिसंबर का स्याह डे नहीं मनाया, ताकि हम कोई उस पर रिफ्लेक्शन करते कि हमारी क्या गलतियां थी, हमें इतने बुरे दिन क्यों देखने पड़े। हम 6 सितंबर का डिफेंस डे ही मनाते रहे। तो अभी भी कहीं ऐसी ही सिचुएशन जो है पाकिस्तान में डेवलप कर रही है, और जो बहुत सी सोल सर्चिंग करने की ज़रूरत है, जो बहुत से सवाल उठाने की ज़रूरत है कि फ़लाँ चीज़ें जो हैं क्यों नहीं हुई, वो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं हो रहा। हिंदुस्तान में मैं आपको दिखाऊंगा कि अखबारों में कॉलम और एनालिसिस छप रहा है, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट है, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर, जो ये सवाल उठा रहे हैं कि 8 फरवरी के ऑपरेशन हिंदुस्तान में हुकूमत से सवाल उठाए जा रहे हैं। और वो सवाल क्या है? वो सवाल है कि हमें ऑपरेशन सिंदूर करना ही क्यों पड़ा, पहलगाम के अंदर सिक्योरिटी इतनी नाकाफ़ी क्यों थी, हमें बॉर्डर्स पे जब हमें पाकिस्तान ने फायरिंग और शेलिंग की तो हमारा इतना ज़्यादा लॉस वहाँ पे क्यों हुआ, क्या वजह है कि हमने अपनी पॉपुलेशन को, ज़्यादातर मुसलमान मारे गए वैसे, अपनी पॉपुलेशन को, यानी पाकिस्तान की हमलों से भी कश्मीर की दूसरी साइड पर सारे मुसलमान ही थे, पुंछ की साइड पर, तो इतने ज़्यादा लोग हमारे क्यों मारे गए, हमने उनको पहले विलेजेस को एवैक्यूएट क्यों नहीं किया, सीज़ फायर हमने अमेरिका के दबाव में कैसे किया, क्या सीज़ फायर हमने अपने अहदाफ हासिल करने के ऊपर किया या अमेरिका के दबाव में किया, ये जो लॉसेस हमारे हुए हैं उसके बारे में क्या क्लैरिटी है, कितने जहाज़ हमारे गिरे और हमारे क्या लॉसेस हुए, जो पहलगाम के कातिल हैं, किलर्स हैं, उनका क्या होगा, क्या उनमें से कोई पकड़ा गया कि वो इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई। 6-7 साल गुजर चुके हैं, पुलवामा की इन्वेस्टिगेशन अभी तक सामने हमारे नहीं आ सकी कि उस वक्त जो दहशतगर्दी का हमला हुआ था वो क्यों हुआ था। पाकिस्तान में भी सवाल उठाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि सियासी हलकों में मीडिया से सवाल उठाए नहीं जा रहे। कुछ सवाल ये होने चाहिए कि क्या वजह है कि मुंबई की स्टॉक एक्सचेंज 1993 में उड़ा दी जाती है दहशतगर्दी में, 200 के करीब लोग मारे जाते हैं, इल्ज़ाम हमारे ऊपर आता है, दुनिया समझती है हमने किया। फिर मुंबई में 2008 में जो दहशतगर्दी होती है, दुनिया तो यही समझती है कि हमने वो दहशतगर्दी की।
उड़ी के हमले का हम पे क्यों इल्ज़ाम है, पठानकोट का हम पे क्यों इल्ज़ाम है, पुलवामा का हम पे क्यों इल्ज़ाम है। ये मुख्तलिफ जो कश्मीरी ग्रुप्स हैं, जैसे ये रेजिस्टेंस फ्रंट सामने आया है, ये सारे ग्रुप्स जो हैं इनका हमसे कोई ताल्लुक़ है। अगर इनका हमसे ताल्लुक़ नहीं है तो फिर हम इनको डिसोन क्यों नहीं करते, क्यों दुनिया को हम बताते नहीं है कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनके साथ जो भी करना है करें। हिंदुस्तान के मिसाइल्स इतनी आसानी से पाकिस्तान में बारिश के कतरों की तरह गिर रहे थे, जहाँ वो चाहते थे वो पहुँच गए। जो उन्होंने 24 जगहों पर 3-3, 4-4 मिसाइल मारे 7 तारीख को, वो सारे के सारे अपने ठिकानों पे पहुंचे। उन्होंने सारे मदरसों और मस्जिदों को, इसका इतनी उनकी एक्यूरेसी थी, हम किसी मिसाइल को नहीं रोक सके। हमारे पास मिसाइल्स को रोकने का कोई सिलसिला ही नहीं है। वो पाकिस्तान में हर जगह उनके ड्रोन पहुंच गए, हर शहर को उन्होंने मिसाइल से निशाना बनाया, हर बेस को उन्होंने निशाना बनाया। इसकी आखिर क्या वजह है, इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, हमारे लॉसेस हुए कितने हैं, हम उस हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। और नरेंद्र मोदी ने ये जिस न्यू नॉर्म का, कि उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमारा न्यू नॉर्म होगा, इसकी हमारे लिए क्या इम्प्लिकेशंस हैं। हिंदुस्तान में मैंने देखा कि महबूबा मुफ्ती जो चीफ़ मिनिस्टर रह चुकी हैं जम्मू और कश्मीर की, मकबूजा जम्मू और कश्मीर की, उनका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस और आर्टिकल छपा है दी वायर के अंदर, जिसमें वो ये कहती हैं कि हिंदुस्तान की एक्चुअल जो सक्सेस है फॉरेन पॉलिसी में, वो उसकी सॉफ्ट पावर है। बिकॉज हिंदुस्तान एक मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, और नरेंद्र मोदी ने जो अपने नेबरहुड में एक मस्कुलर किस्म की एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी की है विज़ा विज़ पाकिस्तान, विज़ा विज़ बांग्लादेश, उससे हमें सरासर नुकसान हुआ है और हम कमज़ोर हुए हैं। और जिसका नतीजा ये निकला है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में दुनिया में कोई भी हमारे साथ जो है वो नहीं खड़ा हुआ था। मशरक़ वस्ता के वो मुस्लिम ममालिक जो हमें मंदिर और टेम्पल बनाने की इजाज़त देते रहे, वो भी इस मौके में बिल्कुल खामोश जो हैं वो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को बेहतर सपोर्ट जो है वो हर तरफ से मिली है। साथ ही हिंदुस्तान में ये बहस भी शुरू हो गई है, जो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, कि इंडियन एयरफोर्स जो है IAF, उसको उसको प्रोक्योरमेंट्स करनी होंगी। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के पास जो J-10C है और जो PL-15 है, उसके मुकाबले में इस वक्त दुनिया को कोई भी प्रॉपर दुनिया में ऐसा कॉम्बिनेशन जो है इंडिया को नहीं मिल रहा जो J-10C PL-15 का तोड़ जो है हो सकता हो। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। अब नॉर्मलाइजेशन के एतबार से चीज़ें आगे बढ़ी हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का रेंजर्स का सिपाही वापस कर दिया, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का BSF का जवान जो है वो वापस कर दिया। एक और हिंदुस्तान के हवाले से बड़ी बुरी डेवलपमेंट वो है जब वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा जो हैं, जो खुद हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक है लेकिन बहुत ही नोटेड रिस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने, वो हिंदुस्तान में थे, उन्होंने चैनल 18 जो है, CNN 18 है या TV 18 है, उसको उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उनसे सवाल पूछा गया वर्ल्ड बैंक के इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन के हवाले से। उन्होंने कहा कि इस ट्रीटी में कोई गुंजाइश नहीं है कि इसको इस तरह से हेल्ड इन अबेंस किया जाए, सस्पेंड किया जाए जिस तरह से हिंदुस्तान ने किया है। इस ट्रीटी को सिर्फ कोई और ट्रीटी जो है वो रिप्लेस कर सकती है। आपको पिछले वीलॉग में याद होगा कि मैंने कहा था कि हिंदुस्तान के पास इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, हमें कोई जाके बच्चों की तरह डैम डिस्ट्रॉय करने की बातें जो कर रहे हैं, ये अहमकाना बातें ना करें। हिंदुस्तान के पास ऑप्शन ही कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर पाकिस्तान चीन को साथ मिला के हिंदुस्तान के साथ एक डिप्लोमेसी करे, बैक चैनल टॉक्स करे, और मैं समझता हूँ इसमें पाकिस्तान के जो DG ISI को बनाया है इन्होंने, NSA बनाया है, ये एक बैक चैनल डायलॉग खुल सकता है, बैक चैनल डायलॉग होना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर इसहाक डार साहब को, ये हुकूमत को कमेंट नहीं करने चाहिए। बैक चैनल का क्या फ़ायदा हुआ अगर उसके ऊपर पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर कमेंट कर रहा है कि हमारे बैक चैनल के राब्ते जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। कांग्रेस, अच्छा, नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी खासी मुश्किल में है। पाकिस्तान में तो खुशी के शादियाने हैं, कोई सवाल भी नहीं पूछ रहा मुख्तलिफ चीज़ों से, लेकिन हिंदुस्तान में सवाल भी पूछे जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी को सीज़ फायर की वजह से, कि सीज़ फायर क्यों करना पड़ा, बेसिक हिंदुस्तान में इशू ये है कि अगर सीज़ फायर 2-3 दिन के बाद होता और हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे होता तो बहुत बेहतर होता। अमेरिका के दबाव में सीज़ फायर किया हुआ। कांग्रेस ने एक जय हिंद रैलीज़ का, मूवमेंट का, उन्होंने कहा है कि 15 शहरों में जय हिंद की रैलीज़ जो है वो निकाली जाएंगी और सीज़ फायर से इनका ताल्लुक है। और राहुल गांधी 3 दिन पहले से ख़त लिख चुके हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि आप पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाएं और उसमें एक्सप्लेन करें कि सीज़ फायर को, पूरे का पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको एक्सप्लेन करें। गुस्सा इतना ज़्यादा है कि RSS ने लोगों से डिमांड की है कि तुर्की अज़रबैजान जाना जो है बंद कर दें, बिकॉज इन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, जिसके नतीजे में तुर्की और अज़रबैजान जाने वाली हिंदुस्तान की फ़्लाइट्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में कमी हो गई है। अच्छा, अब ये तो सारी हो गई हिंदुस्तान की बातें। अब मैं आता हूँ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। बात बड़ी लंबी हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप वॉज एट बेस्ट अक्रॉस मिडल ईस्ट। 4 दिन का उनका दौरा है, 2 दिन में उन्होंने कमाल कर दिया है। वो पीस मेकर भी हैं, वो अमेरिका के डिप्लोमेट भी हैं, अमेरिका के लिए इन्वेस्टमेंट्स भी ढूंढ रहे हैं और साथ ही साथ अपनी बिज़नेस कॉर्पोरेशन, अपने ज़ाती तौर पर भी अपना बिज़नेस भी वो साथ साथ देख रहे हैं। पहले वो पहुँचे सऊदी अरब, उसके बाद वो पहुँचे कतर, और कतर से मेरे ख्याल निकल के अब रात जो सुबह वो पहुँचेंगे UAE। और सीरिया के अहमद अल-शारा जो प्रेसिडेंट हैं, जो पहले अलकायदा से थे,
अब वो कोशर हो गए हैं, अब वो हलाल हो गए हैं, अब उनको CIA ने माफ़ कर दिया है, अब उनको अमेरिका के सदर ने उनसे हाथ मिला लिया है। क्या देखें तमाशा है दुनिया का। इसको देख के ही मैंने कहा था कि भाई पाकिस्तान के फ़ौजी हुक्मरान को चाहिए कि इमरान खान को भी हाथ मिला लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी हाथ मिला लें। बैरिस्टर गौहर ने भी यही कहा था अगर हिंदुस्तान के साथ सीज़ फायर हो सकता है तो हमारे साथ सीज़ फायर क्यों नहीं हो सकता। जब इमरान खान से कर लेंगे सीज़ फायर तो हमारे से भी सीज़ फायर कर लें आप। हम भी कोई इतने जो है ना मोसाद के एजेंट नहीं है या रॉ के एजेंट नहीं है। तो बहरहाल अहमद अल शरा को एम्ब्रेस कर लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और ट्रंप ने वहाँ ऐलान किया सऊदी अरब के अंदर कि मैं सीरिया से जो सैंक्शंस हैं इकनॉमिक उठा रहा हूँ। और एप्लॉज था उसका देखने वाला, अगर मैं आपको वो क्लिप दिखा सकूँ मुझे मिल जाए। एप्लॉज था जब खुद MBS खड़े हो गए तालियों की गूंज में, डोनाल्ड ट्रंप खुद भी तालियां मारते रहे वहाँ पर, इसको बहुत वेलकम किया गया। और सऊदी अरब ने उसके बाद ये भी कहा कि सऊदी अरब जो है वो खुद भी सीरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करेगा वहाँ की सूरत हाल को बेहतर करने में। इसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि कैसे MBS जो है मशरक़ वस्ता में ईरान का, अब सीरिया आपको पता है कि ईरान का इन्फ्लुएंस में था, अब सीरिया जो है वो एक तरफ तुर्की कम्पीट कर रहा है, दूसरी तरफ सऊदी अरब कम्पीट कर रहा है सीरिया को अपने इन्फ्लुएंस जोन में लेने के लिए। सऊदी अरब में ऐलान किया गया कि $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब अमेरिका की मईशत में करेगा। उसके अलावा $142 बिलियन का डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो है वो सऊदी अरब करेगा। ये उसके इन एडिशन है, ये उसी 600 बिलियन के अंदर है, ये क्लियर नहीं है मुझे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को और पाकिस्तान की मिलिट्री को मज़ीद ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे सऊदी अरब से, बिकॉज आप जानते हैं कि जब भी सऊदी अरब ने नए वेपन सिस्टम को सीखना होता है तो वो अमेरिकन कंसल्टेंट्स के बजाय, अमेरिकन एक्सपर्ट्स के बजाय पाकिस्तान के ऊपर रिलाई करते हैं। यही सूरत हाल कतर में भी है, बाय एंड लार्ज यही सूरत हाल जो है वो UAE के अंदर है। और इस दफ़ा हिंदुस्तानियों को इसकी खासी तकलीफ भी हुई। उन्होंने कहा कि जो रफ़ाल थे वो मेरा ख्याल है UAE के पास भी थे 36, तो पाकिस्तानियों को खासा रफ़ाल की मशीनरी का वहाँ से पता चला होगा। आई एम नॉट श्योर कि ये सही है कि नहीं है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप ने अहमद अल शरा जो हैं सीरिया के प्रेसिडेंट को ये कहा कि आपको इन ड्यू टाइम इसराइल को रिकग्नाइज़ भी करना चाहिए, जैसा कि अब्राहमिक अकॉर्ड के तहत मोरक्को ने किया है, मुत्तहिदा अरब अमारात ने किया है, बहरीन ने किया, और आपको याद रहे कि इजिप्ट और जॉर्डन जो है उन्होंने पहले उसको रिकग्नाइज़ किया हुआ है। और मीनवाइल की खबर ये है, ये अमेरिका के अंदर से भी और अखबारों में भी छप रही है, लेकिन बाज़ सोर्सेज जो अमेरिका की पॉलिटिक्स पे गहरी नज़र रखते हैं और स्टेट डिपार्टमेंट से उनके ताल्लुक हैं, उन्होंने मुझे कहा कि डोनाल्ड ट्रंप में और नेतन्याहू में कुछ दूरियां हैं, इसराइल में और डोनाल्ड ट्रंप में नहीं है। नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा एक लॉन्ग डिस्टेंस उनको थोड़ा सा पीछे हटा रहे हैं, और नेतन्याहू को बहुत ज़्यादा खुश नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की सारी डिप्लोमेसी से जो उन्होंने सीरिया के साथ की है, और ख़ास करके जो ईरान को वो एंगेज करना चाहते हैं दोबारा से नई न्यूक्लियर टॉक्स में। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एयरफोर्स 1 के जहाज़ से बात करते हुए कहा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि मेरे इक़दामात जो हैं, जो मेरे एक्शंस हैं, वो इसराइल के फ़ायदे में होंगे। अब बुध के दिन जब वो कतर पहुँचे, जो दिन ख़त्म हो चुका है मशरिक़ वस्ता में, तो वहाँ पे $200 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें 160 बोइंग के तैयारे जो हैं वो कतर हासिल करेगा इन 200 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट में। और ये बताया जाता है कि ये बोइंग की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिंगल यदि ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, अब एट द सेम टाइम याद रखें कि चंद दिन पहले मैं डिस्कस नहीं कर सका था, लेकिन आप जानते होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को कतर की हुकूमत ने एक महंगा लेटेस्ट 747 जो है वो गिफ्ट किया है, जो बाद में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी से जाने के बाद उसको पर्सनल यूज़ के लिए रिटेन कर सकते हैं। उस पर अमेरिका में बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, ना सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी से, बल्कि मैं देख रहा था कि सेनेटर टेड क्रूज जो टेक्सास के हैं और रिपब्लिकन हैं, उन्होंने भी उसको बहुत तनकीद की है कि इसमें एथिकल क्वेश्चन जो हैं वो उठते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने, अच्छा मीनवाइल अमेरिका की जो अटॉर्नी जनरल है पैम बॉन्डी जो हैं, उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि नहीं ये लीगली परमिसिबल है, लेकिन एथिकल क्वेश्चन उठा हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप इसके बारे में बड़े सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव हैं। और जब वो अपने एयरफोर्स 1 में सफ़र कर रहे थे सियान हैनिटी के साथ, वहाँ उन्होंने अपने आप को बड़ा डिफेंड किया, ये कह के कि देखिए हमें शर्म आनी चाहिए कि मैं 40 साल पुराना, मैं अमेरिका का सदर हूँ और मैं जिस त्यारे में जा रहा हूँ मशरिक़ वस्ता में 40 साल पुराना है, जबकि मैं जब वहाँ लैंड करता हूँ तो मुझे इतना अफसोस होता है कि सऊदीज़ के पास और जितने अरब हैं, मुत्तहिदा अरब, कतरी, इन सब के पास नए नए त्यारे हैं। आप लोगों को एहसास नहीं होता कि अमेरिका का सदर जो है वो 40 साल पुराने त्यारे में सफ़र कर रहा है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है कि 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, उस वक्त उन्होंने रिकमेंड किया था या उन्होंने रिक्वेजिशन किया था कि प्रेसिडेंट के लिए नया त्यारा होना चाहिए, लेकिन वो त्यारा अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। जिस तरह से अमेरिका डेमोक्रेसी है, वहाँ हर चीज़ पे रेगुलेशन है, सवालात उठते हैं, चीज़ें इतनी आसानी से प्रूव नहीं होती, तो प्रेसिडेंट को अभी तक नया त्यारा नहीं मिल सका। इसको ज़रा पाकिस्तान से कंपेयर कर लें, यहाँ पिछले 6 साल में ये जितने भी आपके ताकतवर अशखास हैं, इन सब ने जैसे कैसे भी इनके जेट हैं इन्होंने नए कर लिए हैं, इनके पास किसी के पास भी 40 साल पुराना त्यारा नहीं है। लेकिन अमेरिका का सदर बेचारा जो है वो 40 साल पुराने त्यारे के अंदर ट्रैवल कर रहा है। बहरहाल एथिकल क्वेश्चन उठ रहे हैं
और अमेरिका की जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी मशरक़ वस्ती में पहुंचने से पहले अपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट वहां पे सेटल किए हैं और अमेरिका में इस हवाले से एक एथिकल डिबेट हो रही है कि प्रेसिडेंट ये क्या करें। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।